औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास हश्तम के बच्चों का उर्दू का सबक नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं, कुदरती माहौल। इसका लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाई फाज़मानी और तशरीह की। तो अब हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में इसके खुलासा की तरफ आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाना, आपको अहम नकात बताऊंगी, उसके बाद मैं खुलासा पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप बराए मेहरबानी उसके बाद उसको ख़ुद लिखिएगा। लिखने के बाद अपने उस्ताद को चेक करवाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि उस्ताद ने आपके इस खुलासे के बारे में क्या बोला, आपको क्या कहा। खुलासा लिखने के लिए किसी भी अहम नकात जो आपको मद्देनज़र रखने हैं, ज़हन में रखिएगा। ये जब तक आप उर्दू से जुड़े हुए नकात का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सबक का खुलासा उस सबक का 1/3 होना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अहम नकात को मुख्तसरन एक ही पैराग्राफ की सूरत में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, किसी भी सबक का खुलासा उस सबक का 1/3 होना चाहिए। यानी अगर सबक आप 4 पेजेस पे पूरा लिख पाते हैं तो खुलासा 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा यानी 2 पेजेस पे आ जाना चाहिए। लेकिन उसमें पैराग्राफ की तरतीब और अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसरन लिखना है और उसको एक ही पैराए में आपने बयान करना है। सबको में देखा है मुख्तलिफ पैराग्राफ होते हैं, लेकिन खुलासे को एक ही पैराए में बयान करना है। उसके अलावा सबक के अंदर कोई इशार आते हैं, कोई कहानी आ जाती है, कोई किस्सा, कोई वाक़या, तो उसको आपने नज़रअंदाज करना है, अहम नकात को बयान करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुदरती माहौल के खुलासे की तरफ आ जाएं। इसका खुलासा हम लोग करते हैं। सबक सबक आप लोग सामने खोल के रखें उसका। तो सबक को जब आप खोलेंगे तो आप देखें, यहाँ से हमने आम नकात को मद्देनज़र रखते हुए ये पढ़ना है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसान को लातादाद नेमतों से नवाजा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अक्ल व शऊर भी अता फरमाया, ताकि अल्लाह ताला की इन अनमोल नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ उनसे लुत्फ़ अंदोज़ भी हो। ज़मीन को अल्लाह ताला ने जुग़्राफ़ाई लिहाज से मुख्तलिफ, आप कह लें कि मुख्तलिफ तरह से तकसीम किया है। कहीं बुलंदो बाला पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कहीं पथरीले इलाके, कहीं समंदर, सहरा, जंगलात। ये सब कुछ मिलकर ज़मीन के खदोखाल बनाते हैं। किसी भी जगह पर फलों और सब्ज़ियों की जो पैदावार है उसका इन्हिसार इसी ज़मीन की साख्त और वहाँ के मौसमी तगय्युर व तबद्दुल पर होता है। तब्दीलियाँ जो मौसमी होती हैं उस पर होता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है, गर्मा, ख़ज़ां, सरमा, बरसात, बहार। अल्लाह ताला की हम इस नेमत, अल्लाह ताला की सनाए से हम खूब आशना हैं, हम जानते हैं। वरना दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल गर्मी पड़ती रहती है और बाज़ पाकिस्तान के दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल गर्मी पड़ती रहती है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल सर्दी पड़ती रहती है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का जो कुदरती माहौल है मौसमों के तगय्युर तो बदल की बदौलत एक खुशगवार माहौल मुहैया करता है हमें। इसके अलावा आप देखें कि मौसमों की हम लोग 4 मौसमों के बारे में मज़ीद जानते हुए बताएं तो पाकिस्तान में मौसम गर्मा अप्रैल से सितंबर तक जारी रहता है। इस मौसम में शदीद गर्मी पड़ती है, आसमान से आग बरसती है, फिर मशरक़ से ठंडी हवाएँ चलती हैं। बरसात अपना अक्स दिखाकर मौसम को खुशगवार लिबास पहना देती हैं। सितंबर के आखिर तक बरसात रहती है। सितंबर के आखिर में मौसम में खुनकी आना शुरू हो जाती है।
موسم گرما کے بعد خزاں کا موسم آ جاتا ہے۔ اس موسم میں گھاس پودے کی افزائش رک جاتی ہے، درختوں کے پتے بھی زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زرد ہو کر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نومبر سے موسم سرما کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ نومبر سے موسم سرما کا آغاز، اس میں ہم لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ پھر مارچ کے آخر تک موسم جو ہے خوشگوار رہتا ہے، اور فروری کے وسط تک موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مارچ کے آخر تک بہار جو ہے وہ بہار کا موسم رہتا ہے، موسم خوشگوار رہتا ہے۔ درختوں پر بہار کے موسم میں نئے نئے پتے، پھول، کونپلیں، ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ ہی سبزہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں پھر جو ہے گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول کو بہت خوبصورت اور دلکش بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حسین ملک کو ہمیشہ ان حسین موسموں اور خوبصورت اور دلکش مناظر کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ امید کرتی ہوں خلاصے سے آپ نے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے، آپ اس کو دوبارہ سنیں گے، اپنے الفاظ میں لکھ کے استاد کو چیک کروائیں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، برائے مہربانی آپ بڑی کلاسز میں جا رہے ہیں، آپ یہ طرح طرح کی ہیلپنگ بکس، طرح طرح کی ریڈی میڈ جو مٹیریل ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ پوائنٹس کی طرف آئیں کہ کسی چیز کو، کسی کام کو کرنے کے لیے کن اہم نکات کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، کتاب کو سامنے رکھیں، ان نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کوشش کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو آپ خلاصہ لکھنے کے بعد استاد کے کمنٹس مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر جو کہ اس کی مشق سے ریلیونٹ ہوگا۔